हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर जो 2 है हमारा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है मानव जनन। देखिए, मानव जनन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्टोली कोशिकाएं, आपको याद रखना है कि सर्टोली कोशिकाएं जो होती है यह हमेशा वृषण के अंदर पाई जाती है, यानी टेस्टिस के अंदर सर्टोली कोशिकाएं प्रेजेंट होती है जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा क्वेश्चन है ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है। तो देखिए, जो ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है ये आपको बताना है कि किस अवस्था में पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ब्लास्टोस्पोर जो होता है वो हमेशा गैस्ट्रुला अवस्था में पाया जाता है। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसमें कई सारी स्टेजेस देखने को मिलती है, जिसमें जो गैस्ट्रुला अवस्था होती है उसमें ब्लास्टोपोर नामक जो अवस्था होती है यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक दवाओं का क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया, निषेचन कराना या अंडोत्सर्ग रोकना, अंडों का निर्माण कराना या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अंडोत्सर्ग होता है तो अंडोत्सर्ग बेसिकली ये रुक जाता है कब, जब गर्भ निरोधक दवाएं असर करने लगती है। तो कोई भी गर्भ निरोधक का कार्य क्या होता है, गर्भ निरोधक जो दवाएं होती है, जो मेडिसिन होती है, उसका काम होता है अंडोत्सर्ग को रोकना, यानी ओव्यूलेशन को कंट्रोल करना ही गर्भ निरोधक दवाओं का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। देखिए, आपको बताना है शुक्राणु कहाँ पे परिपक्व होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणुओं का यदि निर्माण पूछेगा तो आपको बताना है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। लेकिन यदि ये पूछे कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है तो ये होता है एपिडिडाइमिस, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। आपको यहाँ पे एपिडिडाइमिस ना दे करके अधिवृषण लिखा भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है सोमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो देखिए, सोमनीफेरस नलिकाएं भी कहाँ पाई जाती है, ये भी वृषण के अंदर पाई जाती है, जिनका काम होता है शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में जो 28 दिन का अंडाशय चक्र होता है उसमें जो अंडोत्सर्ग होता है यानी जो ओव्यूलेशन होता है वो किस दिन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यानी जो अंडाशय चक्र होता है उसमें जो अंडोत्सर्ग होता है वो होता है 14वें दिन होता है। 14वें दिन ही ग्राफियन पुटका से जो अंडाणु होते हैं वो निकल करके कहाँ चले जाते हैं, अंडवाहिनी में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में निषेचन कहाँ पर होता है। तो देखिए, यदि मानव में ओवरऑल हम निषेचन की बात करते हैं तो यह फीमेल की जो फैलोपियन नाल होती है जिसको कि हम अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, यहाँ पर निषेचन की क्रिया जो है संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है एमनियोन का कार्य क्या है। तो देखिए, बेसिकली एमनियोन का कार्य क्या होता है, आघातों से सुरक्षा। मतलब जो भ्रूण होता है ये बेसिकली इसको कोई भी आघात न पहुंचे, जिस कारण से जो एमनियोन होता है यह भ्रूण को आघात या धक्कों से बचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं। देखिए, हमने जब आपको अंडाणु जनन पढ़ाया है और इसके अलावा शुक्राणु जनन जो पढ़ाया है तो यहाँ पे जब आप देखें नर जनन तंत्र, उसमें हमने आपको बताया था कि जो व्हेल मछली होती है, इसके अलावा जो डॉल्फिन होते हैं, हाथी हो गई और कुछ प्रोटोथीरियंस जो होते हैं, इनमें जो वृषण होते हैं वो हमेशा कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे आप देखिए व्हेल मछली दिया है, व्हेल मछली में भी क्या होता है, जो वृषण होता है वो हमेशा उदर गुहा के ही अंदर स्थित होते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन मछली जो होती है इसके वृषण भी कहाँ स्थित होते हैं, इसके वृषण भी हमेशा उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। हाथी में भी जो वृषण होते हैं वो हमेशा उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है जो अपरा पोषका या प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के द्वारा ही आपको चाहे श्वसन पूछे या कोई भी भ्रूण है उसमें पोषण पूछे या पोषण के साथ साथ या उत्सर्जन यहाँ पे कर सकता है। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछे सभी का कार्य यहाँ पे क्या होगा, अपरा पोषिका के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो कोई भी यदि भ्रूण है उसमें चाहे श्वसन का कार्य हो, चाहे वो डाइजेशन का काम हो, चाहे वो एक्सक्रीजन या उत्सर्जन का काम हो, सभी के सभी कार्य जो होते हैं वो अपरा पोषिका यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है। देखिए, काउपर ग्रंथि जिसको कि हम वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, तो ये जो वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं यानी कि जो काउपर ग्रंथि होती है इसमें से एक विशेष प्रकार के द्रव का स्रावण होता है जो कि योनि को चिकना बना देता है। और जब ये योनि को चिकना बना देता है यानी वजाइना को ये चिकना बना देगा, जिस कारण से मैथुन क्रिया में क्या होगी, आसानी होती है।
अगला क्वेश्चन है आद्य या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है। तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि यदि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका की बात करता है तो जो प्राइमरी शुक्राणु कोशिका होती है वो कैसी होती है, अगुणित होती है। तो कैसी होती है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो होती है ये हमेशा डिप्लॉइड होती है, यहां पे द्विगुणित होती है। आपको याद रखना है जो कोशिकाएं होते हैं, जो युग्मक होते हैं, युग्मक हमेशा याद रखिएगा आपकी युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो प्राथमिक जनन स्तर की जो प्राथमिक जो शुक्राणु कोशिका होती है यह कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, जो कि आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में भी देखा है कि वहां पे जो हमने प्राथमिक शुक्राणु कोशिका ली थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी। फिर उसमें माइटोटिक डिवीजन होता था जिस कारण से फिर कई सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है कि जो मुलेरियन नलिका है, जो मुलेरियन नलिका होती है इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अंडवाहिनी नलिका भी कहते हैं। मतलब अंडवाहिनी नलिका को ही हम मुलेरियन नलिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। तो देखिए मानव जो भ्रूण होता है वो कहाँ सुरक्षित रहता है, एमनियोटिक गुहा में। देखिए जो एमनियोटिक द्रव पाया जाता है किसी भी यूट्रस या गर्भाशय के अंदर, तो वही एमनियोटिक द्रव जो होता है यह एक गुहा का निर्माण करता है जिसे हम एमनियोटिक गुहा कहते हैं। तो इसी एमनियोटिक गुहा के अंदर ही जो मानव भ्रूण होता है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो पहला वास डिफरेंस है, दूसरा है अंडाशय से या सोमनीफेरस नलिकाओं से, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि से। तो देखिए जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसका काम होता है बेसिकली 25 से 30% वीर्य का श्रावण करना, मतलब वीर्य का निर्माण करना प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है। और शुक्राशय का भी काम होता है वीर्य का निर्माण करना। अब यहाँ पे ऑप्शन में बचा क्या, सोमनीफेरस नलिका है। तो सोमनीफेरस नलिकाएं जिसको कि हम शुक्र जनन नलिका भी कहते हैं, इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणु उत्पन्न होते हैं या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है। तो देखिए मानव में जो भ्रूणीय झिल्ली होती है इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। एमनियोन, कैरियन, एलेंटाइन और योगसैक, ये 4 प्रकार के भ्रूणीय झिल्लियां जो है मानव में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होगी। तो देखिए यहां पे आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि कोई भी यदि ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, मतलब कोई भी अंड जनन की प्रक्रिया होती है, तो इसके थ्रू यदि एक बार किसी भी अंड जनन की प्रक्रिया होती है तो एक बार के अंड जनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक ही ओवम का निर्माण होता है। तो यहां पे पूछा गया 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से, तो 100 बार यदि कोई भी ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होगी तो 100 ही ओवम या अंडाणुओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। यदि 100 बार प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में विभाजन होगा या ऊजेनेसिस की प्रक्रिया 100 बार होगी तो उससे 100 शुक्राणुओं का या 100 अंडाणुओं को यहाँ पे या ओवम का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण की किस परत से यकृत तथा अग्नाशय विकसित होते हैं। तो भ्रूण की जो अंतःचर्म होती है यानी जो एंडोडर्मिस होती है इसमें से यकृत यानी कि लीवर और पैंक्रियाज का डेवलपमेंट या विकास होता है। अगला क्वेश्चन है एक नर द्वारा संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं। तो देखिए एक बार की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लगभग यहाँ पे 400 से 500 मिलियन शुक्राणु जो है छोड़े जाते हैं मादा की योनि में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 400 से 500 मिलियन लगभग जो शुक्राणु होते हैं वो एक बार के संभोग की क्रिया के दौरान स्खलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है। तो गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। और इसके अलावा जो बाएं परत यदि पूछे तो बाएं परत को हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, और मध्य परत को हम क्या कहते हैं, मीसोमेट्रियम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है तीनों परतों के नाम, कभी कभी पेपर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है वृषणों की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के किस परत से होती है। तो वृषण की यानी टेस्टिस की जो ओरिजिन होती है वो हमेशा याद रखना आपकी कहाँ से होती है, मीजोडर्म से होती है। वृषणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हमेशा याद रखिएगा मीसोडर्म से होती है, यानी कि जो मध्य परत होती है उसमें से होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होते हैं। तो किसी भी मनुष्य में जो वृषण होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा कि उदर गुहा के बाहर यानी कि वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युग्मनज की सूत्र गुणिता होती है। इसके पहले भी हमने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है। तो युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। जाइगोट की सूत्र गुणिता मतलब गुणसूत्रों की संख्या हमेशा जाइगोट में आपको याद रखना है कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है यानी कि द्विगुणित होती है। और यदि आपसे युग्मक पूछता है तो युग्मक यानी कि गैमीट में हमेशा गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है यानी कि हेप्लॉइड होती है।
अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन होता है, तो मानव में जो निषेचन होता है वो मादा की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, तो देखिए मानव में जो गर्भावस्था होती है वो 270 से लेकर के 280 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में शुक्राणुओं में कितने ऑटोसोम, मतलब एक जोड़ी यदि कोई कोशिका है तो उसमें शुक्राणुओं में जो ऑटोसोम की संख्या वो कितनी होगी, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और बाकी जो 22 जोड़े समान होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवकाय यानी कि पोलर बॉडी बनते हैं, तो एक अंडाणु जनन यानी कि ऊजेनेसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लास्ट में 3 पोलर बॉडी यानी कि ध्रुवकाय का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि एक बार की अंडाणु जनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो देखिए कार्पस ल्यूटियम का निर्माण आपको याद रखना है ओवरऑल कहां से होता है, अंडाशय से होता है। तो अंडाशय में आपने देखा था कि जो ग्राफियन पुटिका होती है वही ग्राफियन पुटिका से अंडाणु निकल करके तो अंडवाहिनी में चले जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ग्राफियन पुटिका बची होती है बाद में वो ग्राफियन पुटिका किस में बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। और यदि वहां पे कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट होकर के कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो शिशु जन्म के समय केवल एक ही हार्मोन्स का स्रावण होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का जो निर्माण होता है या स्रावण जो होता है वो शिशु जन्म के समय ही होता है। जब शिशु प्रसव की क्रिया में होता है वैसे बाहर निकलते समय ये रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है तो रिलैक्स पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो यदि हाथी में गर्भकाल या गर्भावधि पूछता है तो कितने दिनों की होती है, तो ये होती है 641 यानी कि 641 दिनों की गर्भावधि होती है हाथी में। अगला क्वेश्चन है नर व मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए नर व मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया यानी कि नर व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक संलयन, या इसको हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृषण में किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स का निर्माण होता है, तो देखिए वृषण के अंदर हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें से सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है शुक्राणुओं का पोषण करना, और जो शुक्रजनन कोशिकाएं होती है इनका काम होता है शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और इसके अलावा भी एक कोशिका होती है जिसको हम लीडिंग कोशिका कहते हैं या इसका दूसरा नाम अंतराली कोशिका होता है। तो इन्हीं लीडिंग कोशिकाओं या अंतराली कोशिकाओं का काम होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करना। और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स ही क्या होता है, किसी भी मानव का लिंग हार्मोन्स होता है। तो यहां पे पूछा गया कि मानव में जो लिंग हार्मोन्स है उसका निर्माण कहां से होता है, तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जाइगोट से मोरुला बनने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो देखिए जब भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट से मोरुला बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है। विदलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है और एक से कई सारी कोशिकाएं धीरे धीरे बनने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है, तो देखिए जो रज चक्र होता है या रजो चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है यह 50 वर्ष की अवस्था में लगभग समाप्त हो चुकी होती है। और इस समाप्त होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोपॉज। तो रजो निर्माण की प्रक्रिया जब बंद हो जाती है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया जब बंद हो जाती है उसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो देखिए अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होती है उसके द्वारा किस हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है इनका निर्माण कहां से होता है, तो ग्राफियन पुटिका से ही होता है। यह चीज आपको याद रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देखिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 14वें दिन क्या होता है, कोई भी ग्राफियन पुटिका फटती है और उसमें से अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी में चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं यानी कि ओवुलेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।